Good morning, students. Today we are going to do the remaining elements of chapter number 2 of accountancy, which we started 2 days earlier. Okay. So, till now we have done the elements up to goods, cost, etc. Okay. Now, the next element which we are going to do is voucher. Okay. So, voucher is a document which need to be passed before any transaction to be done. Okay, because it provides the authorization. Okay, it provides an authorization to perform a transaction. Okay, तो वाउचर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो आपको अथोराइज करता है किसी भी ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए। मतलब अगर सैलरी देनी है आपको अपने अकाउंट में से पास करके, ओके, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो प्रूफ दिखाओगे कि जी ये डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया था, इसके ऊपर जिसने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है उसने सिग्नेचर्स किए हैं, और जिसको अथोराइज्ड था उस सैलरी को रिलीज करने की, मतलब एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने की एक अथॉरिटी किसी को दी हुई है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, दैट कैन बी द ऑनर, दैट कैन बी द मैनेजर, ही इज पुटिंग हिज काउंटर सिग्नेचर्स ऑन दैट डॉक्यूमेंट, ओनली देन द सैलरीज कैन बी पेड। ओके, तो ये एक अथोराइजेशन क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट, एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस document the transaction can be carried out, and this helps us in maintaining, this helps us in maintaining records in the books of अकाउंट्स। ओके, तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन पास की है उस ट्रांजैक्शन की कहाँ रिकॉर्ड करना है, कौन से बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ओके, so that is what is being done, and this is prepared for every, it is prepared for every transaction. Okay, and helps us to record debit or credit aspects of a transaction. ओके, तो क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है वो कहाँ से पता लगेगा, वाउचर से पता लगेगा। सो ये एक डॉक्यूमेंट है जो हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, एंड दिस ट्रांजैक्शन वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म। हर फर्म अपने नेम के हिसाब से वाउचर्स बनाती है और उन वाउचर्स को यूज करती है, एंड दीज वाउचर्स आर नंबर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसे नहीं है कि बिना नंबर के ये वाउचर बनते हैं। सो ये सारे वाउचर्स नंबर्ड होते हैं, अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और इसे काउंटर साइन करता है मैनेजर, देन ओनली दैट ट्रांजैक्शन इज बीइंग done. So this is the primary document, preliminary document which need to be passed before doing any transaction. Okay, then there is the another definition which is known as discount. Okay, discount, as we know, is the benefit received or given to any party. It is the benefit received or it is the amount of benefit given to any party that is coming under the definition of discount. Okay, so it includes two types of discount. One is trade discount, okay, and another is cash discount. Fine.
discount is given at the time of the transaction whichever is happening. Okay, whenever the goods are being sold by the seller to the customer, he provides you a fixed percentage of discount on the catalog price. Okay, on the return price, that is okay, जो आपकी कैटलॉग के ऊपर, मान लीजिए कि आपने मेडिसिन खरीदने गए हो, ओके, तो आपने उनसे आपको सेलर ने एक डिस्काउंट दिया है, मतलब आपने को उसने जो एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई थी कैटलॉग में उससे कम चार्ज किया है, वो क्या है आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, सो इट इज अ प्राइस which is charged less than catalog price, okay, and is not shown in the books of accounts, and is not shown in the books of accounts। ओके, एक तो ये है डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट क्या है? दिस इज द डिस्काउंट allowed when cash payment within a specified time period is done, comma, an additional discount on cash payment is given so as cash flows can be maintained easily into the business। तो मतलब क्या है कि हमारे पास प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए कैश की, क्योंकि क्या होता है आपने क्रेडिट पे सामान बेचा होता है और आपके पास कैश पेमेंट नहीं आ रही है कहीं से, तो आप क्या करते हो कि आप पार्टीज जो कंसर्न्ड है उनको आप एक एल्योरमेंट देते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट कि अगर वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करती हैं या वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पेमेंट करती हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अलॉन्ग विद द ट्रेड डिस्काउंट। वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए वो उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को लेने के लिए पार्टीज कंसर्न समटाइम्स पे मनी, दो दे हैव मनी बट दे वर नॉट पेइंग, now they will pay that money because they are getting the benefit in the form of cash discount, and that is what the cash discount is। मतलब prompt payment और cash flows की पोजीशन को ठीक करने के लिए कई बार कंपनीज अपनी तरफ से एक एडिशनल बेनिफिट दे देती हैं so that the party concerned who has to make the payment, they make the payment in within that specified time or at that point of time when the goods are being purchased by them। So to get the cash from the concerned parties, here we give a discount which is known as cash discount। Okay, then there is another transaction is goods and services tax। Okay, GST, that is goods and services tax। So this is a tax which include all the various types of tax which were earlier utilized। Earlier we used to have one excise duty, then sales tax duty, then VAT duty, then customs duty, okay, or service duty is there। So various types of tax were there। All these taxes have been clubbed together and now there is a single term is being used for all these taxes to be charged, that is goods and
services tax. Okay, and this is a single tax and it is charged at the time of purchases. This tax is charged at the time of purchases. Okay, and collected by seller. Okay, and is collected by the seller at the time of sale. तो आपने जैसे आप कोई बुक शॉपकीपर है, आपने जो बुक्स खरीदी तो एट द टाइम ऑफ परचेज आपने टैक्स डिपॉजिट करा दिया. ओके, और जब आपने सेल की तो आप किससे रिकवर कर लोगे? वो सारा का सारा टैक्स कस्टमर से रिकवर कर लोगे. तो इस तरीके से एट द टाइम ऑफ परचेज ये टैक्स चार्ज किया जाता है और कलेक्ट कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल्स. जो क्रेडिट इनपुट है वो तब बेनिफिट मिल जाएगा. तो ये आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है आपके पास. अनदर तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले जो इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे उन सारे टैक्सेस को क्लब करके एक सिंगल टैक्स की टर्मिनोलॉजी में आपने कलेक्ट कर दिया है. एंड दैट इज व्हाट वी से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज. ओके, then another terms which are being used over here is, one is entry. Okay, entry is the word used for the transactions which are of the transactions which are recorded in the books of accounts. So for every event there is a transaction, and when those transactions are recorded in the books of accounts they are termed as entry. Okay, in every business there is an event, and for those events there is a transaction. Okay, economic transaction, event like profit, so there is a economic transaction to record that event. Okay, and whenever that transaction is recorded in the books of accounts it becomes an entry. Okay, another word used is bad debts. Okay, bad debts is that amount which you have to receive from debtors. Bad debts is that amount which you have to receive from debtors but can't receive, or debtors have failed to pay the amount. That amount will be considered as bad debts. Okay, वो पैसा जो आपको रिकवर करना था पार्टी कंसर्न से, जैसे मेहुल चौकसी से आपको रिकवर करना है, तो अब क्या किया सरकार ने? उसे राइट ऑफ कर दिया है, बैड डेब्ट्स में डाल दिया. तो इस तरह से 68,000 करोड़ रुपीस का जो पैसा रिकवर करना था बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस से, वो सरकार ने क्या किया है? उसे बैड डेब्ट्स बना के राइट ऑफ करके बैड डेब्ट्स के अकाउंट में, एनपीए के अकाउंट में डाल दिया है. ओके, अब उसको कब रिकवर करेंगे, नहीं रिकवर करेंगे, कैसे क्या होगा उसका, दैट द गवर्नमेंट नोज. बट बैड डेब्ट्स क्या है कि यहाँ से आपको पैसा रिकवर करना था इन इंडस्ट्रियल हाउसेस से. जैसे एक इंडस्ट्रियल हाउस है रुचि सोया, जिसे बाबा रामदेव खरीदना चाहते थे, उसके ऊपर 2200 करोड़ का लोन है, और वो भी वो कंपनी वो पे करने को रेडी नहीं हो रही है, मतलब वो फेल कर रही है. ऐसे ही मेहुल चौकसी के ऊपर 5000 करोड़ का लोन है, वो फेल कर रहा है पे करने में. So there are number of such companies, and that amounts to 68,000 crores, and that has been written off in a special account from the books of accounts of banks, and that money which is still irrecoverable from the debtors will now be termed as bad debts. Okay, another is insolvent. Okay, insolvent, those parties who are not able to make the payments, who don't have the capacity to make the payment. मतलब वो सीधा ही कह दिया हमारे पास पैसा ही नहीं है पे करने को, कुछ भी नहीं है हमारे पास. जैसे विजय माल्या कि पैसा ही नहीं है पे करने को. वैसे तो वो 50,000 करोड़ की असामी है. ओके, वैसे वो इंग्लैंड में रह रहा है, मगर वो अभी क्या कह रहा है सरकार को, मेरे पास पैसा ही नहीं है पे करने को. तो वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया. जैसे
रिलायंस अनिल अंबानी के केस में चाइनीज कंपनीज ने, बैंक्स ने अपना पैसा मांगा तो ब्रिटिश कोर्ट में अनिल अंबानी कंपनी सेड दैट दे डोंट हैव द मनी टू पे। ओके, तो उसे उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब आपके पास पैसा ही नहीं है पे करने के लिए तो आप उसे क्या कहोगे, insolvent means the party concerned who was to make the payment and declares that he does not, or that party does not have any money to pay back, that is termed as insolvent. And then there is a solvent. Okay, those individuals who have the capacity to pay the money, they are considered as solvent. Okay, those individuals who have the capacity to pay the debts back, that is known as solvent. Okay, then there is another word, that is stores. Okay, stores is that amount of material which is for the consumption of the business. Stores is that amount of material which is for the consumption of business but not for resale purpose. ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्टोर्स क्या है, जैसे मोबिल ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, ग्रीस हो गई, डीजल हो गया, पेंट का हो गया, या फिनाइल हो गई, या क्या कहते हैं आपके पास डिस्टिल्ड वाटर हो गया, जो फैक्ट्री में रिपेयर मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स आर देयर which are used for repair, maintenance or consumption or in the factory only, they will be coming under the definition of stores. They are not for the purpose of resale purpose. Okay, ये ध्यान रखना, ये resale purpose के लिए नहीं है, ये फैक्ट्री में रिपेयर मेंटेनेंस और फैक्ट्री की पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पड़े हैं आपके पास, वो मटेरियल जो एंटरप्राइज के पास है उसे क्या कहेंगे हम, स्टोर्स कहेंगे। और इनमें क्या क्या आ जाते हैं, लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं, कॉटन आ जाती है, ग्रीस आ जाती है। ओके, तो जो मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं वो सारे के सारे, या पैकिंग मटेरियल आ गया जिसमें आप पैक करके स्टोर कर सको अपने स्टॉक्स को फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन इन दी फैक्ट्री ओनली, फॉर फैक्ट्रीज पर्पस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोर्स बोलते हैं। ओके, देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज रेवेन्यू। Okay, so revenue is the word which is used for the income earned from recurring nature of activities. Okay, gain हमने स्टडी किया था, gain क्या है, whenever you sell some fixed asset once in a lifetime and you earn certain benefits out of that sale of asset, it is termed as gain. But revenue is the income generated by business on recurring activities, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे जो आप कमा रहे हो पैसा, either by sale of goods or by providing services to the consumer, sale of services or sale of goods, whatever the money you are generating on regular basis, okay, उसे क्या कहते हैं हम, रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड हर महीने मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड हर ट्रांजैक्शन पे मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हर मंथ 6 मंथ्स का आपका डिविडेंड का है ही है ट्रांजैक्शन। तो ये जो रेगुलर बेसिस पे आपको मिल रहा है डे टू डे अफेयर में, इसे हम क्या कहेंगे, आपके पास रेवेन्यू कहेंगे। ओके, एंड दिस इज helping us in generating profits for the business। तो ये रेवेन्यू है आपके पास। फिर आ जाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स जो भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हो बिजनेस में, ओके, रेगुलर बेसिस की, जैसे कोई टैक्सी है, टैक्सी चला रहा है तो उससे जो ऑन डेली बेसिस जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं
उसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, इसे सेल्स भी कहा जाता है नॉर्मली। सो रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब रेगुलर एक्टिविटीज़ जो आप कैरी आउट कर रहे हो। अगर आपने वो कैब सेल करके कुछ पैसा कमाया तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका रेवेन्यू नहीं होगा, वो गेन कंसिडर किया जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज बाय सेल ऑफ एक्टिविटीज which you are carrying out on regular basis, that is coming under the definition of revenue from operations. Then there is a word which is known as entity. Okay, entity means organization or business unit. Okay, एंटिटी का वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यूनिट और एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस यूनिट और इकोनॉमिक यूनिट, ओके, which is providing you services or selling goods and services, that is coming under the definition of the word entity. Okay, so ये आपके पास words हैं. Then there is a word that is turnover. Okay, turnover, that means total sales of a business. So turnover is total sales of a business during a particular period. Okay, during a particular period, that is known as turnover. So turnover is total sales of a business during a particular period, that is known as turnover. Fine. Then livestock is there, the total amount of living animals which are being maintained, like in a poultry farmhouse, how many chickens or broilers are being maintained, or in a stud farm, how many horses are being maintained, that is coming under the definition of livestock. Cows, how many cows in a dairy farmhouse, how many cows are being maintained, that is coming under the definition of livestock. So this is all the various terms being used in accounting, okay, in this chapter number 2. Now we will study after this the next chapter, that is we have accounting principles, assumptions, conventions, concepts. Okay, concepts, assumptions and conventions in next chapter, in next lecture. Thanks.